कक्षा 6 विषय हिंदी। पाठ है सांस सांस में बांस। लेखक हैं एलेक्स एम जॉर्ज। चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ में बांस के बारे में जानेंगे, जो कि उत्तर पूर्वी राज्यों में इसकी पैदावार अधिक है। तो आइए शुरू करते हैं। सांस सांस में बांस, एलेक्स एम जॉर्ज। शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। करतब का अर्थ होता है करामात। दफनाए का अर्थ है मुर्दे को जमीन में गाड़ने का काम। बहुतायत अर्थात बहुत अधिक। चलन का अर्थ होता है रिवाज। प्रचलन का अर्थ होता है चलन। तरकीब का अर्थ होता है तरीका। ईंधन का अर्थ होता है शंकु का अर्थ होता है खूंटी। ईंधन का अर्थ होता है जलाने का सामान। पालना अर्थात झूला। मसलन का अर्थ होता है उदाहरण के लिए। गठान का अर्थ होता है गांठ। हुनर का जो यहाँ पर इस्तेमाल है वो है कलाकारी। तर्जनी मतलब अंगूठे के पास की उंगली। और दौरान का अर्थ होता है बीच। प्रक्रिया का अर्थ होता है तरीका। पाठ का सार एक बार देख लेते हैं। सांस सांस में बांस पाठ एलेक्स एम जॉर्ज द्वारा लिखित निबंध है। बच्चों, हिंदी साहित्य की जो विधा हैं उसमें कहानी, निबंध, कविता, अनुच्छेद, ये सब होते हैं। तो निबंध भी एक हिंदी साहित्य की विधा है। उसी विधा में इस पाठ को लिखा गया है। तो शुरू करते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। इस निबंध में लेखक बांस के बारे में बताते हैं। लेखक बताते हैं कि एक जादूगर थे चंगलनबा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के 6ठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। कहा जाता है कि मौत के 6ठे दिन उनकी जब कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिजाइन भी बनाए। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। बहुतायत मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है। उत्तर पूर्वी मतलब बच्चों जहाँ असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इस तरह के जो एरिया, जो राज्य हैं, उधर की बात चल रही है। इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। हम खासतौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीज़ें बनाई होंगी। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की कपच्चियों से ढेर सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियाँ एक दूसरे में गुथी हुई होती हैं। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। असम के
चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने दिख जाएंगे। और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना न भूलना। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त, या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी तो जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती हैं। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपच्चियां तैयार की जाती हैं। खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपच्चियां काटी जाएं। यानी कहाँ से काटा जाएगा, यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती है। चौड़ी खपच्चियाँ किसी काम की नहीं होती। इन्हें चीरकर पतली खपच्चियाँ बनाई जाती हैं। पतली खपच्चियाँ लचीली होती हैं। खपच्चियाँ चीरना उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी है, या फिर दाव काम आता है। खपच्चियाँ बाएं हाथ में होती हैं और दाव दाएं हाथ में। दाव का धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रहता है, जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाव को अंदर की ओर दबाता है और दाव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है। जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती, यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई। इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है। फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चेक का डिजाइन बनता है। पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह टूल बनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। इससे कई सारे डिजाइन बनाए जाते हैं। टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है, या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। बच्चों, इस पाठ का सार हम पढ़ चुके हैं। आइए चलिए हम देख लेते हैं इसके प्रश्न और उत्तर। अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं निबंध से। पहला प्रश्न है पाठ्य पुस्तक में, बांस को बूढ़ा कब कहा जा सकता है? बूढ़े बांस में कौन सी विशेषता होती है जो युवा बांस में नहीं पाई जाती? उत्तर में लिखेंगे, 3 साल या उससे अधिक उम्र वाले बांस को बूढ़ा कहा जाता है। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं। युवा बांस मुलायम होते हैं, उसे सामान बनाने के लिए किसी भी तरह मोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न देख लेंगे, बांस से बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ तुम्हें कौन सी लगी और क्यों? तो उत्तर होगा, बांस से बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे आश्चर्यजनक हमें जो चीज़ लगी है वह है मछली पकड़ने वाला जाल, जिसे जकाई कहते हैं। इसकी बनावट तो कठिन है, लेकिन जिस तरह इससे मछलियां फंसाई जाती हैं वह और भी अधिक आश्चर्यजनक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी? बांस की बुनाई
मानव के इतिहास में तब आरंभ हुई होगी जब से इंसान ने कलात्मक चीज़ें बनानी आरंभ की। भोजन के लिए उसे एक डलिया नुमा वस्तु की ज़रूरत पड़ी होगी। हो सकता है तभी उसने बांस की बुनाई से डलिया बनाई होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है? एटलस में देखो। बच्चों, एटलस होता है जिसमें मानचित्र बने होते हैं और वो पूरे देश का भी होता है और राज्य के अनुसार भी होता है। तो ये आप एक बार एटलस देख लें, उसके अनुसार हम इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। भारत के कई भागों में बांस बहुतायत में होता है, प्रमुख रूप से उत्तर पूर्वी 7 राज्यों में। ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा। कुछ प्रश्न निबंध से आगे के भी हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। पहला प्रश्न इसमें है, बांस के कई उपयोग इस पाठ में बताए गए हैं, लेकिन बांस के उपयोग का दायरा बहुत बड़ा है। नीचे दिए गए शब्दों की मदद से तुम इस दायरे को पहचान सकते हो। तो उत्तर में लिखेंगे संगीत। संगीत का जो उत्तर होगा वो होगा बांसुरी एवं शहनाई बनाई जाती है। ये दोनों ही चीज बांस से बनती हैं। मच्छरदानी लगाने के लिए भी बांसों की जरूरत होती है। फर्नीचर, बांस से फर्नीचर बनाया जाता है। प्रकाशन के लिए बांस से कागज बनाया जाता है। एक नया संदर्भ, बांस से खिलौने, बर्तन, मकान आदि भी बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस लेख में दैनिक उपयोग की चीजें बनाने के लिए बांस का उल्लेख प्राकृतिक संसाधन के रूप में हुआ है। नीचे दिए गए प्राकृतिक संसाधनों से दैनिक उपयोग की कौन कौन सी चीजें बनाई जाती हैं? प्राकृतिक संसाधन दैनिक उपयोग की वस्तुएं चमड़ा, घास के तिनके, पेड़ की छाल, मिट्टी, गोबर। इनमें से किन्हीं एक या दो प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए कोई एक चीज बनाने का तरीका अपने शब्दों में लिखो। तो इसका उत्तर देख लेते बच्चों। चमड़ा, पहला जो दे रखा है प्रश्न में, उसका देख लेते हैं उत्तर। चमड़े से बनता है बैग, जूता, बेल्ट, पर्स एवं बहुमूल्य वस्तुओं की कवर। आगे देख लेते हैं। अगला था घास के तिनके। तो इनसे बनाए जा सकते हैं चटाई, खिलौने, टोकरी इत्यादि। अगला था पेड़ की छाल। इससे बनती है अगरबत्ती, कागज, वस्त्र इत्यादि। मिट्टी से बनाए जा सकते हैं मकान, खिलौने, बर्तन, गुल्लक इत्यादि। गोबर से किस किस काम आता है? घर की लिपाई पुताई में, और इससे उपले बनते हैं और खाद। चिकनी मिट्टी को लेकर कुम्हार उसे तैयार करता है, फिर चाक या फिर चक्के को घुमाकर उस पर मिट्टी रखकर अपनी मर्जी और हाथों की कला से उसे आकृति प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न है, जिन जगहों की सांस में बांस बसा है, अखबार और टेलीविजन के जरिए उन जगहों की कैसी तस्वीर तुम्हारे मन में बनती है? चलिए ये आपके मन का प्रश्न का उत्तर हम दे देते हैं। उत्तर में लिख सकते हैं, सांस में बांस होने का अर्थ है बांस पर पूरी तरह निर्भर होना। हम बांस उगने व चीजें बनाने वाली जगहों की तस्वीरें अखबार और टेलीविजन में देखते हैं। उनके फर्नीचर, बर्तन, औजार और कुछ खाद्य पदार्थ भी बांस के बने होते हैं। बांस की सामग्री वे बाजार में बेचते हैं, जैसे टोकरी, जाल, चटाई, खिलौने आदि। बांस पर उनका व्यवसाय चलता है। लोग बांस के बने घरों में रहते हैं, बांस की बनी टोपियां पहनते हैं। अनुमान और कल्पना के आधार पर कुछ प्रश्न आपकी पुस्तक में दे रखे हैं, इनको देख लेते हैं। इसका पहला प्रश्न है, इस पाठ में कई हिस्से हैं जहां किसी काम को करने का तरीका समझाया गया है, जैसे छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर कपच्चियां एक दूसरे में गुथी हुई होती हैं। इस वर्णन को ध्यान से पढ़कर
नीचे दिए प्रश्न के उत्तर अनुमान लगाकर दो। यदि अंदाज लगाने में दिक्कत हो तो आपस में बातचीत करके सोचो। तो इसका पहला प्रश्न था, ऊपर के जो ये पंक्तियां लिखी हैं उसके अनुसार जो पहला प्रश्न है कि बांस से बनाए गए शंकु के आकार का जाल छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका उत्तर लिख सकते हैं, शंकु के आकार वाले अर्थात बड़े मुंह वाले जाल में अधिक मछलियां आ जाती हैं, इसलिए बांस से बनाए गए शंकु के आकार के जाल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है तो नीचे का हिस्सा कैसा दिखाई देता है। तो इसका उत्तर लिख सकते हैं, शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है और नीचे का हिस्सा वृत्ताकार दिखाई देता है। अगला प्रश्न है दिया हुआ है, इस जाल से मछली पकड़ने वालों को धीरे धीरे क्यों चलना पड़ता है। उत्तर में लिखेंगे, जाल में मछलियों की संख्या बहुत होती है, मछलियों के बाहर से जाल टूट जाने का डर रहता है, इसलिए इस जाल से मछलियों को पकड़ने वालों को धीरे धीरे चलना पड़ता है। आगे है शब्दों पर गौर। इस प्रश्न में देख लेते हैं, हाथों की कलाकारी, घनघोर बारिश, बुनाई का सफर, आड़ा तिरछा, डलियानुमा, कहे मुताबिक। इन वाक्यांशों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो कर लेते हैं, हाथों की कलाकारी, इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, हाथ की कलाकारी से ही मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है घनघोर बारिश, इसका उत्तर होगा, वाक्य में प्रयोग करेंगे, घनघोर बारिश से सब तहस नहस हो गया। अगला है बुनाई का सफर, इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे, बुनाई का सफर बहुत लंबा है। अगला है आड़ा तिरछा, आड़ा तिरछा जो है इसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, आड़ा तिरछा चलना दुर्घटना का कारण बन सकता है। अगला जो शब्द है वो है डलिया नुमा, इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे डलिया नुमा टोकरी काफी उपयोगी है। अगला जो प्रश्न है कहे मुताबिक, इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे, आपके कहे मुताबिक वह चला गया। अगला प्रश्न आपका व्याकरण से है। पहला प्रश्न है इसमें, बुनावट। शब्द बुन क्रिया में आवट प्रत्यय जोड़ने से बनता है। तो बच्चों ये ग्रामर का है, यानी कि व्याकरण का है ये प्रश्न। प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं। इसी प्रकार नुकीला, दबाव, घिसाई भी मूल शब्द में विभिन्न प्रत्यय जोड़ने से बने हैं। इन चारों शब्दों में प्रत्ययों को पहचानो और उनसे तीन तीन शब्द और बनाओ। इन शब्दों का वाक्यों में भी प्रयोग करो। चलिए कर लेते हैं। तो शब्द दे रखे हैं, बुनावट, नुकीला, दबाव और घिसाई। सबसे पहले इन जो शब्द हैं इनके हम प्रत्यय अलग कर लेते हैं। तो बुनावट में तो क्या था, बुनावट में जो प्रत्यय है वो है आवट। लिखावट में क्या है, आवट। सजावट में क्या है प्रत्यय, आवट। रुकावट में भी आवट। तो इसी आवट के आधार पर तीन अन्य शब्द बता दिए हैं, लिखावट, सजावट, रुकावट, और इनका वाक्य में प्रयोग भी कर दिया है। लिखावट का क्या हुआ है वाक्य में प्रयोग, अभिनय की लिखावट सुंदर है। अगला है सजावट। तो सजावट जो है ये भी प्रत्यय इसमें आवट लगा और वाक्यों में प्रयोग किया है सजावट को। दिवाली पर घर की सजावट करते हैं। अगला जो शब्द है वो है रुकावट। इसका वाक्यों में प्रयोग किया हुआ है, आगे बढ़ने में रुकावट है। अगला जो शब्द था वो है नुकीला। नुकीला में जो प्रत्यय है वो है ईला। ठीक है, तो ईला शब्द के तीन शब्द होंगे, चमकीला, जहरीला और पथरीला, जिनमें ईला प्रत्यय लगा हुआ है। अब इनको वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। चमकीला का वाक्य में प्रयोग करेंगे तो लिख सकते हैं, यह पत्थर कितना चमकीला है। यह प्रश्नवाचक चिन्ह वो बना दिया हमने वाक्य। अगला है जहरीला, यह सांप जहरीला है, सरल वाक्य बना दिया। पथरीला, पथरीले रास्ते पर मत चलो। तीनों का हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया। अगला जो शब्द था वो है दबाव। दबाव में जो प्रत्यय है वो है आव। तो दबाव, ऐसे तीन शब्द और जिनमें आव प्रत्यय है वो है जमाव, बहाव, ठहराव। तो बिल्कुल एक जैसे शब्द हैं जिनमें आव प्रत्यय लगा हुआ है। इनका वाक्य में प्रयोग देख लेंगे। जमाव का देखते हैं, पानी के जमाव से मच्छर पैदा होते हैं। बहाव का देख लेते हैं,
नदी का बहाव तेज है। ठहराव का वाक्य में प्रयोग देखते हैं। हमारे जीवन में ठहराव आ गया है। अगला शब्द था पिसाई, तो इसमें जो बच्चों प्रत्यय है वो है आई। तो अन्य 3 शब्द में जिसमें आई लगा हुआ है वो होंगे धुलाई, सफाई, पिसाई। तो धुलाई जो है, धुलाई को हम देखेंगे, वाक्य में प्रयोग करेंगे, अनीता कपड़ों की धुलाई कर रही है। सफाई का वाक्य में प्रयोग करेंगे, शिवांशु घर की सफाई कर दो। पिसाई का देखेंगे, वाक्य में प्रयोग, पापा गेहूं की पिसाई करवाने गए हैं। अब देखो अगला प्रश्न है, नीचे पाठ से कुछ वाक्य दिए गए हैं। पहला है क, वहां बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। ख, हम यहाँ बांस की 1-2 चीजों का ही जिक्र कर पाए हैं। ग, मसलन आसन जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। अगला प्रश्न है घ, खपच्चियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं। अब आपने एक चीज देखी होगी बच्चों कि हर प्रश्न के अंदर एक ऐसा शब्द है जिसके नीचे क्या लगा हुआ है, एक रेखा खिंची हुई है। तो प्रश्न क्या है कि रेखांकित शब्दों को ध्यान में रखते हुए इन बातों को अलग ढंग से लिखो। तो चलो इसका उत्तर देख लेते हैं कैसे लिखेंगे इन बातों को। तो उत्तर होगा पहले का, वहां बांस की चीजें बनाने की परंपरा भी खूब है। चलन का अर्थ बदल दिया, बाकी वाक्य पूरा वैसे का ही वैसा हमने लिख दिया। अगला देखते हैं ख, हम यहाँ बांस की 1-2 चीजों की ही चर्चा कर पाए हैं। तो जिक्र की जगह हमने जो शब्द लगा दिए वो लगा दिए चर्चा। गा है बच्चों, उदाहरण के लिए आसन जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को प्रत्येक गांठ से काटा जाता है। तो मसलन की जगह हमने लगा दिया उदाहरण। अगला प्रश्न था, उसका उत्तर है खपच्चियों से कई प्रकार की टोपियां भी बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर तरह तरह की जगह हमने लिख दिया कई प्रकार की टोपियां। अगला प्रश्न है बच्चों, तर्जनी हाथ की किस उंगली को कहते हैं? बाकी उंगलियों को क्या कहते हैं? सभी उंगलियों के नाम अपनी भाषा में पता करो और कक्षा में अपने साथियों और शिक्षक को बताओ। बच्चों ये प्रश्न वैसे आपको स्वयं करना चाहिए, लेकिन मैंने इसका उत्तर आपके लिए फिर भी लिख दिया है। उत्तर है तर्जनी हाथ के अंगूठे के साथ वाली उंगली को कहते हैं। बाकी उंगलियों को मध्यमा, अनामिका, कनिष्का और अंगुष्ठा कहते हैं। अगला प्रश्न है, इस अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा ये 5 उंगलियों के नाम है। इन्हें पहचान कर सही क्रम में लिखो। इनका क्रम लिखना है, यानी पहले कौन सी उंगली आएगी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी। तो उत्तर होगा सबसे पहले अंगूठा, उसके बाद तर्जनी, उसके बाद मध्यमा, फिर अनामिका और अंतिम सबसे छोटी उंगली होती है कनिष्ठा। तो बच्चों ये पाठ हमने पढ़ लिया। पाठ के सभी लगभग क्या पूरे ही प्रश्न जो भी आपकी अभ्यास पुस्तिका में दिए हुए हैं उन सब के प्रश्न उत्तर भी हमने आपको करा दिए हैं। तो आप इस पाठ को देखें, समझें, इसके प्रश्न उत्तर को याद करें। और बच्चों इसी प्रकार की वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ। कक्षा 6ठी की सभी हर पाठ की वीडियो हम डाल चुके हैं और आप प्लेलिस्ट में जाके पूरी वीडियो चेक कर सकते हैं। इन वीडियो को आप देखें बार बार, आपको पूरा पाठ याद हो जाएगा। और आगे भी हम अगली वीडियो में नए पाठ की वीडियो लेके दोबारा से आएंगे आपके सामने। और आपको हमारी ये जो प्रयास है आपको पढ़ाने का अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लगभग सभी कक्षाओं के आपको हिंदी पढ़ाएंगे, साथ ही साथ व्याकरण भी पढ़ाएंगे और आपके पाठ के प्रश्न उत्तर भी कराएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी डाली गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।